तो रे ऑप्टिक्स में अपने जो बात चल रही थी, हमने बात करी थी लास्ट नंबर मिरर वगैरह पूरे पढ़ लिए थे ना लगभग जैसे। उसके बाद अपन ने लेंस भी देख लिए थे साथ में थोड़े, है ना। मैग्निफिकेशन के मैंने तुम्हारे को कुछ क्वेश्चन दिए थे शायद, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। आपने ट्राई करोगे आप सब होगा, कुछ समझते तो ही नहीं है। मेरे को एग्जैक्टली डेटा तो याद नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से कर देता हूँ शायद यहाँ पे 12 पे रखा होगा मैंने, 12 15 जो भी रखा हुआ देख लो। अगर मैं कोई और कर रहा हूँ तो तुम थोड़ा सा ये 5 ये तो याद है मेरे को, डायमेंशन 2/5 दी थी ना, ये 12 ही दिया था शायद, है ना। तो अब आपने बस की इमेज बनानी थी तो आपको देखो पहले लॉजिक लगाओ। तुम क्या 4 ऑप्शन भी दिए थे, 250, 5, 2.5, 10 ऐसा समथिंग 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5, है ना। अब आप सबसे पहले तो दिमाग लगाओ, आप देखो ये इसका फोकस आएगा 10 -10 सेंटीमीटर और ये F2F के बीच में, है ना बेटा। लॉजिक लगा F2F के बीच में, और जब ये F2F के बीच में तो इमेज बियॉन्ड 2F बनेगी। इन्वर्टेड से तो हालांकि ना मतलब नहीं, एनलार्ज बनेगी। जब F2F के बीच में ऑब्जेक्ट पता है कौन क्या मिरर में तैयार है, 2F के बाहर बड़ी बनती है बोल, तो यहाँ पे बड़ी बनेगी उल्टी बनेगी, है ना। तो बड़ी बनेगी, सबसे बड़ी बात बड़ी। तो एरिया ज्यादा आएगा। तो शुरू के ए और बी ऑप्शन है, एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 2.5 दोनों है ना, बड़ा आएगा। अब कितना आएगा तो डायरेक्ट पता मेरे को, एरिया ऑफ इमेज विल बी MA इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब MA आता है MT स्क्वायर था। अब देख छोटे छोटे लॉजिक काम आएंगे। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, करो इसका मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ये देखो MT, अब MT में देखो मेरी बात सुनो, हम मेरे को बार-बार MT निकालना है, तो मैं ऐसे नहीं मूर्खों की तरह V/U से निकालने बैठ जाऊंगा MT, ये तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा V/U से। तो सर याद मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था तेरे को, आज तक तो इंपॉर्टेंट है F/F - U। अरे F इसमें सर इसकी खास बात ऐसी क्या है, इसमें खास बात ये तेरे को V नहीं निकालना पड़ेगा। अरे देखो we do not have to calculate V नहीं निकालना, अपन डायरेक्ट इससे निकालेंगे। तो देखो MT कितना आ जाएगा, F कितना बेटा -10 माइनस दे साइन वैल्यू रख -10, U कितना है, U की वैल्यू -12, माइनस प्लस 12 हो गया। अच्छा लॉजिक लगाने के बाद MT क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि यार इसमें उल्टी इमेज बनती है इन्वर्टेड, तो नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा ग्रेटर देन 1 जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी आएगी करके यार -5, बिल्कुल सही बात है। F2F के बीच में ऑब्जेक्ट होता तो उल्टा और बड़ा बनता है, 5 गुना और उल्टी बनेगी। छोटे छोटे लॉजिक, तो यहाँ से MA कितना जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर MT स्क्वायर, और ये आ जाएगा 25। तो आपकी जो इमेज होगी वो होगी 25 गुना ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, 25 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर 25 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। ये फोर्थ ऑप्शन था शायद, या थर्ड था, जो भी देख देना। चलिए तो समझ में आ गया, ठीक है। फिर मैंने लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की बात करी थी तुम्हारे से। लॉन्गिट्यूडिनल में शायद एक तो मैंने बड़ा ऑब्जेक्ट दिया था, ये देख फर्स्ट क्वेश्चन में बड़ा ऑब्जेक्ट था शायद, ये 3 सेंटीमीटर का था, और ये एक 15 पे था, याद आया। ये A और B था, और ये R 20 सेंटीमीटर था। मेरे हिसाब से ये डेटा थे। तो देखो 15 की इमेज, अब देखो आप 2 पॉइंट की 2 इमेज, याद है मैंने कहा ये डेल U हो गया, तो डेल U इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर ये आ जाएगा, ये डायरेक्ट दिया 3 सेंटीमीटर, है ना, और ये 15, तो 15 की इमेज क्या बनेगी बेटा, हैं? तो 15 की इमेज याद है कितने पे बनेगी, जैसे जैसे करीब आ, और ये 3 है तो ये 12 हो जाएगा। तो ये अपने को पता करना था 12, तो एक 15 सेंटीमीटर दूर है, 12 सेंटीमीटर दूर है, तो जो 15 सेंटीमीटर दूर है उसकी इमेज बनेगी कितने पर, तो ये दूर ये 30 पे, तो एक बनेगा 30 पे, और जो 12 पे है उसकी निकाल लेना 60 पे। करना पड़ेगा एक आपको, तो मिरर फॉर्मूला लगा के दोनों पॉइंट की 2 इमेज बनानी पड़ेगी। तो ये आ गया बेटा कौन सा, ये आ गया B डैश, ये आ गया A डैश, और दोनों का डिफरेंस डेल V, बोलो डेल V। तो डेल V कितना आ गया, डेल V बराबर 60 - 30, तो 30 सेंटीमीटर आ गया। सर आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे, डेल V कैसे निकालते, अब समझ में आया डेल V क्या था। ये आ गया लेंथ ऑफ इमेज, तो आप अपना मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, लॉन्गिट्यूड लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल U, एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर की इमेज बन गई, और 3 सेंटीमीटर का तेरा ऑब्जेक्ट था, 10 गुना बड़ा इमेज बन गया। बोलो 10 टाइम्स लार्जर इमेज बन गई। तो बेसिक्स ऐसे करते हैं। तो जब 2 पॉइंट की 2 इमेज बनानी, दिस इज द बेसिक, समझ गए, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा डायरेक्ट। एक मैंने थर्ड केस और बताया था, याद है तेरे को क्या, जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, याद कर मैंने शायद कितने 2 mm का दिया होगा, मेरे को याद नहीं क्या दिया था, 2 mm का दिया था मोस्ट प्रोबेबली, है ना, और शायद 15 पे रखा था ऑब्जेक्ट, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो ऑब्जेक्ट जब छोटा होता याद है, उसमें भी वही ML बराबर MT स्क्वायर फार्मूला लग जाता, क्योंकि dV/du तो डिफरेंशिएशन करते तो आ जाता है आगे, आप डेरिवेशन कराने देता टाइम नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन था कल का, ये R बराबर 20 सेंटीमीटर, और एक 2 mm का ऑब्जेक्ट रखा था मैंने 15 सेंटीमीटर। अब वो किसी भी ले लो, क्या 15 और क्या 15.8, जो भी 1 mm 2 mm जो भी रखा था, जो भी था, तो
तो मैं बोलता हूँ एमटी निकालो, और एमटी कोई एफ अपॉन एफ माइनस यू से निकालूंगा, क्योंकि मेरे को इसकी ब्यूटी पता है, इसमें वी नहीं निकालना पड़ता है सर, मजा आ जाता है इसमें तो बहुत बढ़िया। और थोड़ा लॉजिक भी लगाएंगे सर हम, फिर ml बराबर mt स्क्वायर कर देंगे सर, और फिर आपकी लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर mt स्क्वायर कर देंगे। अब आप तो मेरे को ये बताओ कि लॉजिक लगा के बता m कितना आना चाहिए, तो 15 f 12 के बीच में है, तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता है 12 के बाहर बनेगी बड़ी बनेगी, मतलब v ज्यादा आएगा, तो mt ग्रेटर देन 1 आएगा और नेगेटिव आएगा, गारंटी ले रहा हूं नेगेटिव और ग्रेटर देन 1, नेगेटिव ग्रेटर देन 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है। चलो चेक करते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, चेक करते हैं। तो मैं बोलता हूं mt = f अपॉन -10 अपॉन -10 प्लस 15, ये आ जाएगा बेटा -2, ठीक है, ये आ जाएगा mt, आ गया नेगेटिव, हाँ ग्रेटर देन 1 यस, तो यहां से ml आ जाएगा बेटा 4, और लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी बेटा 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज 8 mm, अगर मैं 2 mm दिया था और 1 mm दिया था तो 4 mm आ जाएगी, देख लेना सर, ये तो मजा आ गया सर। कल की तीनों बातें सर इन 3 क्वेश्चनों से समझ में आ गई, हमारे को कैसे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, पोज करके नोट कर ले बेटा। तो मेरे हिसाब से मेरे ये क्लियर हो गया कि हर टाइप का मैग्नीफिकेशन, अच्छा एक अपने इसमें अपन ने वो भी देखा था, क्या नाम इसका, तीनों टाइप के मैग्नीफिकेशन और रे डायग्राम से अपन ने कॉन्वेक्स कॉनकेव की सारी पोजीशन है, मिरर लेंस में सेम चलना, न्यूटन्स फार्मूला भी देखा था, दोनों में सेम। एक देखो इमेज ऑफ सन, क्या बता रहा हूं मैं, इमेज ऑफ, इसको भी खूब क्वेश्चन आते हैं, इमेज ऑफ सन, ये भी लेंस मिरर में जैसी इमेज ऑफ सन, ठीक है, देख कैसे है ना। अब जैसे ये कॉनकेव मिरर है ना, दे डिड द सेम मिरर, उसमें लेंस में भी। अब जैसे सन है, ध्यान से समझना हो, ये सन है, इससे आने वाली रे ए पॉइंट है ऊपर वाला और ये नीचे बी है ना, इससे आने वाली रे क्या मैं बोलता हूं फोकल प्लेन में मिलेगी, ये फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, ठीक है ये। अच्छा इससे ऐसा नहीं एक ही रे आएगी, इससे जितनी भी ए पॉइंट से आने वाली जितनी भी रे आएगी वो सब यहां कन्वर्ट होगी फोकल प्लेन में, ठीक है, तो ये ए डैश, इससे बी से सारी आने वाली रे यहां कन्वर्ट होगी, तो ये सन की इमेज का डायमीटर होगा, ये खूब पूछते हैं। तो डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, मैंने एक रे सेलेक्ट कर दी, वो ठीक था, ताकि मेरा ट्रायंगल क्लियर हो जाए, एक रे सीधी ले ली और एक रे ये ले ली, हालांकि ए और बी से इनफाइनाइट रे आएगी, ए वाली सारी रे यहां कन्वर्ट होगी और बी वाली सारी रे यहां कन्वर्ट होगी, समझ गए ना। तो ये, तो यहां से बोलते स्मॉल डी और ये कैपिटल डी। अच्छा अब ये थीटा दिया, कई बार थीटा देता है, कई बार ये दोनों डिस्टेंस देता है, तो मैं मानता हूं मेरे को थीटा दिया है, तो यहां से लिख दूं फ्रॉम ट्रायंगल, ये और ये फोकल प्लेन से डिस्टेंस फोकस होगी, तो मैं यहां से लिख दूं f नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं, है ना, वैसे फोकस नेगेटिव आएगी पर न्यूमेरिकल, तो यहां से लिख दूं tan थीटा इज इक्वल टू कितना d by f नॉट, तो यहां से d डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन इज f नॉट tan थीटा, एक्चुअल में फार्मूला f नॉट tan थीटा ध्यान रखना, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल, तो बोलो d बराबर आ जाएगा f नॉट थीटा, थीटा रेडियन में, रेडियन थीटा रेडियन में लिख देना सर, कर लेंगे तो ये तो बहुत आसान है, ले क्वेश्चन कर ले, देख दे ये r बराबर 40 सेंटीमीटर ले लेना, है ना, और ये ले लेना, ये जो है सन से आने वाली है, ये बना रही 4.5 डिग्री एंगल, ठीक है, या 9 डिग्री ले लेना, छोटा एंगल ले लेना, ये 9 डिग्री स्मॉल एंगल है ना, स्मॉल में बोल रहा हूं इसको ना, अरे हालांकि स्मॉल ही होता है, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, इमेज ऑफ सन, अब डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, सन की जो इमेज बनी उसका डायमीटर, तो याद है तेरे को आने वाली रे का ये डायग्राम बनेगा, ये फोकल प्लेन, ये d निकालना है, ये f नॉट होगा, चलो देखो, तो यहां से याद है थीटा बराबर है, सॉरी d इक्वल टू f नॉट थीटा, तो यहां से f नॉट बोल कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 बाय 100 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 9 डिग्री, याद है, इनटू पाई बाय 180 रेडियन, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 9 2 कट गए दोनों, और ये 10 इससे कट गया 10, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 100 है ना, अरे यार ये इसी से काटा, ये पूरा इससे कट गया, ठीक है, तो ये पूरा 180 से 180 मटिया मेट हो गया, पाई बाय ये, तो मैं बोल दूं क्या ये पाई बाय 100 मीटर, तो मैं बोल दूं क्या पाई 3.14 सेंटीमीटर, दिस इज द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, खत्म। ऐसा ऐसा लेंस में भी क्वेश्चन आ सकता क्या, इसमें लेंस रख दे, ए बेटा लेंस रख दे, डिट्टो को की वही बात है, ऐसे करके यहां इमेज बन जाएगी, वही फोकल प्लेन में डिट्टो वही थीटा थीटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कई बार थीटा नहीं देखे, ये बोल देगा इतनी दूरी पर सन है और उसका डायमीटर इतना है, तो d by d से कर लेना, फिर तो दोनों जगह tan थीटा लगा देना, पोज करके नोट कर ले बेटा, तो सर ये डायमीटर वाला भी कर लेंगे। अब एक होता है बेटा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, क्या होता है
रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इसमें भी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो होती है, पर मैं तेरे को सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल पढ़ाऊंगा, ट्रांसवर्स नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? इतना टाइम में भी नहीं, चलो दिखा देंगे तो कब। ये देख, जैसे मिरर है, ये भी लेंस और मिरर में डिट्टो सेम, कट कॉपी पेस्ट। ये मिरर, अगर मिरर रेस्ट पे, तो रेस्ट पे ही पढ़ेंगे। चलो मिरर रुका हुआ है ना, मैं मिरर को मूव नहीं करूंगा। ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, सुनना ध्यान से, ऑब्जेक्ट वी हो, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये वेलोसिटी ऑफ आ गया हूं मैं, तो मान ले 2 के बाद जो भी वोट है या इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? सुनना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ mt स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है फॉर लॉन्गिट्यूडनल, या एलोंग एक्सिस। ये पहला फर्स्ट एलोंग एक्सिस, ठीक है। सेकंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, उसमें वो हाइट हो जाएगी इमेज की। क्या है ये देख, इसमें u और v फिक्स होता है, u0 v0 फिक्स होता है। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना, ये u0 ये v0। अरे ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस फिक्स है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आती है, यहाँ आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू mt टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ माइनस नहीं आएगा सर, पर ये तो उल्टी चल रही, वो अपने आप m नेगेटिव आ जाएगा ना। जैसे 12 की 60 में बनेगी तो अपने आप m -5 आ जाएगा, वो अपना नेगेटिव आ जाएगा। ये ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले हैं। ये सेम इन लेंस, डिट्टो सेम, न्यूटन्स फॉर्मूला सेम है, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन सेम है, इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में रिलेशन सेम है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर दोनों रिलेशन सेम है, 100% कट कॉपी पेस्ट। सिर्फ m वो जो जैसा आएगा वैसा आ जाएगा, वहां f अपॉन f प्लस u बनेगा, f अपॉन f माइनस 1। मतलब mt इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे mt करोड़ों बार निकालना है और मैं mt में v बाई u करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, माइनस v बाई u। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा mt कैसे निकालूंगा, f अपॉन f माइनस u। ये है सीखने की बात, हमेशा f अपॉन f माइनस u मिरर में, और लेंस में u की जगह माइनस u रख दो तो f अपॉन f प्लस u, खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। सर कर देंगे हम तो, ये चीजें सेम है, तीनों मैग्निफिकेशन सेम है, न्यूटन्स फॉर्मूला सेम है, तो ज्यादातर बातें देखो, पूरा लेंस खत्म हो गया अपना। तो टेबलेट सेम है, पूरी ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशन सेम है, ठीक है, खत्म सर। ये तो हम कर देंगे सर, तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर। इस पे एक आधा क्वेश्चन कराओगे क्या, कर लो, बोली मेरे को कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इतना भी जल्दी नहीं पड़ा अपन की, फिर कुछ समझ में नहीं आया ना बेटा। अब हालांकि मजबूरी अपने को 35 दिन में कोर्स कंप्लीट करना है, तो स्पीड अपनी सही चलनी बेटा। पॉपअप आपको करना पड़ेगा, रुक के पढ़ो, क्वेश्चन करो, रोको पढ़ो, क्वेश्चन करो। जब तक खुद कुछ नहीं करोगे बेटे बेटा ही करते रहोगे, जल्दी कर दिया। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जनरली 25 50 2ik प्लस 10 लेंगे, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये 12 सेंटीमीटर दूर है, कितनी दूर है, 12, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल इस पे यूं जा रहा है। अब देख मैंने इसमें सब दे दिया तेरे को, आगे भी जा रहा, लॉन्गिट्यूडनल भी दे दिया, ट्रांसवर्स भी दे दिया। तो क्या मैं बोल दूं, एक ब्लू कलर से और एक रेड कलर से, चलो ब्लू कलर से और ब्लैक कलर से कर देते हैं। मैं बोल दूं आगे वाली वेलोसिटी 2ik और ऊपर वाली वेलोसिटी 10jk, है ना। ये तो दो वेलोसिटी हो गई है, और लॉन्गिट्यूडनल के लिए मैं बोल दूं वेलोसिटी में मैच होगा, एलोंग एक्सिस है ना, एलोंग एक्सिस ब्लैक से करूं पूरा, एलोंग एक्सिस ब्लैक से करूं। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ mt स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो तो mt कितना आ रहा बेटा, f अपॉन f माइनस u। छोटे छोटे लॉजिक लगा, mt कितना आना चाहिए सर, mt आना चाहिए 12 की 60 में, f को के बीच में तो mt आ जाएगा नेगेटिव और ग्रेटर देन 1। अभी देखते हैं, नेगेटिव ग्रेटर देन 1, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई 2ik, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ कितना, -10 अपॉन -10 प्लस 12 का स्क्वायर 2ik। ये आ जाएगा प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर 25, अरे प्लस 2 5 -5 का स्क्वायर 25, तो -50 आएंगे। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, -50 आएंगे, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया, ये लॉन्गिट्यूड एलोंग एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, वही वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू mt टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इसमें अपना आप उल्टी हो जाएगी वेलोसिटी,
एमडी अपना नेगेटिव आ जाएगा, -5 आएगा ना ये। अरे यही तो वही का ऑब्जेक्ट है ये। और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कितनी है, 10 जे, कितना आ गया बेटा है -50 जे, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर के। तो टोटल वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेट है ना, ये आ जाएगा -50 आई क्या, -50 जे के, खत्म। बिल्कुल सही बात है, ये ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है तो जहां पे भी इमेज बनेगी वो यूं और यूं नीचे जाएगी, यूं। सही बात है, आप टुवर्ड्स ये तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगी और आप ऊपर जाओगे तो उल्टी इमेज बनेगी, नीचे जाएगी। लॉजिक भी सर हम लगा सकते हैं, अब तो हमारा थोड़ा थोड़ा में लॉजिक लगाना नहीं आ जाएगा, तो बड़ा खतरनाक होगा। बिल्कुल बेटा हो गया बेटा। अब ये एक जगह मैंने तेरी कट कॉपी पेस्ट लेंस सब क्या है बेटा, लेंस में मैं सब उम्मीद ही मत करना, कुछ बताऊंगा वही टॉय वही टेबल बनाना ढील के पोज करके नोट कर बेटा, मेरे भरोसे मत रह, पोज करके नोट कर। एक ऑप्शन है अपने पास पोज करने का, वो कर बेटा। हाँ आया। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन आते हैं रिफ्लेक्शन में, ठीक है। रिफ्लेक्शन में बेटा देखो, रिफ्लेक्शन के रूल से स्नेल्स लॉ, क्या है स्नेल्स लॉ। इसमें क्या था, रिफ्लेक्शन होता क्या है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, है ना, मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो लाइट रे क्या सेपरेटिंग सरफेस पे, ये सेपरेटिंग सरफेस है दोनों को, यही है और ये नॉर्मल है, पर जैसे यूं जा रही थी, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, क्या बोलते हैं इंसिडेंस रे, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे आई, अब ये रे सीधी जाती है, लेकिन इसके बाद दो ऑप्शन है, क्या, या तो टुवर्ड नॉर्मल चली जाए या अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाए, या तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाए या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाए। ये डिपेंड करेगा मीडियम पे, वो बात अपन बाद में देखेंगे। मैं तो बस सोच रहा हूं कहीं पे भी आ गई, चाहे पास है चाहे दूर, हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड when light ray enters from one medium to another it deviates from its actual path। ये जान नहीं थी, अरे जाना था कहीं और, चले गए कहीं और, ये डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो रे अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गई, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन, रे का अपने एंगल पर डेविएट होना, तो ये रे डेविएट हो गई, समझ गए क्या, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ डेविएशन, बोलो तो ये राइट रे डेविएट हो गई, ठीक है। अब ये पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इसमें स्नेल्स लो गया था, तो इनमें रिलेशन दिया स्नेल ने, और स्नेल ने बोला कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। ये रिलेशन दिया स्नेल ने, वही कांस्टेंट है फलाना ढिमका, म्यू में तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक सेकंड मीडियम का बाद वाले का और एक पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन स्नेल्स लो को हम यू याद नहीं रखेंगे, ये सही है, यू याद है, तो किसी मीडियम का म्यू, क्या बोला स्नेल ने, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम में नॉर्मल से एंगल का साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन बराबर कांस्टेंट। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम में एंगल, नॉर्मल से एंगल का साइन का मल्टीप्लिकेशन, ये बराबर कांस्टेंट। सर एक ही, हाँ बिल्कुल एक बात है, म्यू 1 sin i बराबर म्यू 2 sin r, तो एक आ जाएगा। लेकिन मैं आपको राय देता हूं ये, क्योंकि इससे अपने बड़े से बड़े क्वेश्चन को धराशायी कर देंगे अपन। 4-5 क्वेश्चन पूछे आपका, ठीक है, तो सर जैसे याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो जैसे याद रख लेंगे। अब सर एक दो क्वेश्चन बताओ, पहले तो म्यू समझाओ सर हमारे को। म्यू होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th क्लास में सबसे पहले सुना हमने। ये मीडियम के भारीपन को बताता है, ये मीडियम की डेंसिटी, एक्चुअली डेंसिटी नहीं ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है। सर क्या फर्क होता है, अब इतना भी टाइम नहीं है कि मैं तेरे को इतनी डिटेल बताऊं, ठीक है, तो मेरे ध्यान में भारीपन को, मीडियम की हेवीनेस को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में ऑप्टिकली हेवी कितना है वो बताता है, ये बात अभी अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो म्यू, अभी तेरे लिए जितना भारी मीडियम उतना म्यू जाता, फिर कल तो आ जाएगा ग्लास और डायमंड में, डायमंड हल्का फिर भी म्यू जाता है। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो, अभी बात नहीं करेंगे। जो म्यू का फार्मूला होता है बेटा c by v, क्या होता है c by v, ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या है इन वैक्यूम, और ये है इन मीडियम। और आपको पता है वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी है लाइट की, वेलोसिटी 3 × 10 की पावर 8 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। 3 × 10 की पावर 8 मीटर मतलब सेंटीमीटर में बदल दे, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि वैक्यूम में होती है। तो क्या मैं बोलूं ये हमेशा लेस होगी, ज्यादा ज्यादा वैक्यूम में इक्वल, तो एयर में लगभग इक्वल होती है, तो मैं बोलूं म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, हालांकि लेस देन ही बोलूंगा 1 होती है, इक्वल भी नहीं होती है। एयर का भी म्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है,
मतलब स्पीड थोड़ी कम होती है इससे, पर हाँ आपने ये समझा मतलब लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कर रहा हूँ, ये ज्यादा होगी है ना, तो ये सेम हो सकती है, लगभग एयर में सेम होती तो लगभग इक्वल और ग्रेटर होगा, लगभग इक्वल और ग्रेटर समझे। तो म्यू हमेशा आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगा, तो म्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर, म्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। देख मैं यहाँ इतना रुक रहा हूँ है ना, और म्यू यूनिटलेस है, म्यू की डायमेंशन है m0 l0 t0 एंड यूनिटलेस ध्यान रखना इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, क्यों 2 से स्पीड का रेशियो घट जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। अब देखो v देखिए, ए इधर देख, इफ वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, देन न्यू ग्लास खत्म, अरे सर कर देंगे 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 2 into 10 की पावर 8 काटा पीटी 1.5 खत्म, कोई यूनिट नहीं 1.5, ये म्यू की। उल्टा क्या म्यू डायमंड दे दूंगा 2 और पूछूंगा v डायमंड में, हाँ v देके म्यू पूछूं, अरे v देके म्यू पूछूं या म्यू देके v पूछूं, कोई दिक्कत नहीं है, v डायमंड इक्वल टू c बाय म्यू, ये आ जाएगा 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 2 1.8 पोज करके दूंगा 1.5 नहीं, हाँ into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, पोज करके खुद कर और फिर चेक कर, मैंने करा वो आ रहा है तेरा, तो सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। अच्छा ये मतलब म्यू रिलेटिव तो हो जाएगा म्यू, अरे यार वो जैसे 1 2 वो देख लेना, मेरे को ये लिखना नहीं आता म्यू 2, तो म्यू 2 बाय म्यू 1 है ना, वो देख लेना 1 2 कैसे लिखते हैं, तो किसी मीडियम का जैसे ये देख जैसे एग्जांपल इफ म्यू ग्लास इक्वल टू 3 by 2, म्यू वाटर इक्वल टू 4 by 3, तो वो पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव लिखने का तरीका देख लेना बेटा, इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखने का तरीका देख लेना, तो मैं बोलूं म्यू जी अपॉन म्यू वाटर कितना आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, देख लेना यार, लिखना मेरे को नहीं आता, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, तो आ जाएगा 3 by 2 अपॉन 4 by 3, ये आ जाएगा 9 by 4, सही बात है। एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास इतना भारी होता है, मतलब इतना म्यू लगता है, तो इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम रखेगा, क्यों, क्योंकि वो खुद 1.33 है, तो 1 के रेस्पेक्ट में 1.5 है, तो 1.33 के रेस्पेक्ट में 1.5 अपॉन 1.33 सर कर लेंगे सर। अच्छा म्यू रिलेटिव भी समझ में आ गया सर। अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला बन जाता बेटा, देखो अब एक बात बताता हूं, तो क्या हम यहां से कंक्लूड करते हैं लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने के कारण उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, म्यू बदलने के कारण उसकी स्पीड बदल जाएगी सर, बिल्कुल आप कंक्लूड कर दो। तो देखो व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखाने जा रहा हूं, 15-20 स्टार लगाने बेटा, क्वेश्चन आएगा करे, व्हेन लाइट enters from one medium to another, one medium to another, then V and lambda gets changed, but not mu and color। सर ये कलर चेंज क्यों नहीं होता जब लैम्डा चेंज हो गया, और लैम्डा पे तो डिपेंड करता कलर नहीं, ये है ना कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, कलर डिपेंड्स अपॉन ये गलत है नहीं तेरा लैम्डा, कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, कलर लैम्डा पे नहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कलर लैम्डा पे नहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वी और लैम्डा चेंज होता है, सर कुछ समझ नहीं आया, ये वी का तो भी बता दिया मैंने, लैम्डा का रिलेशन देखो c by v, यहां से न्यू लैम्डा लिख दो, न्यू लैम्डा वैक्यूम, न्यू लैम्डा मीडियम, न्यू से होता घट गया तो यहां से भी रिलेशन आ गया, वही लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम, दोनों रिलेशन एक जैसे। सर एक जैसे कैसे, दोनों में वैक्यूम वाली चीजें ऊपर आती है, वेलोसिटी और लैम्डा का और मीडियम वाली नीचे आती है, तो क्या मैं बोल दूं एज म्यू इंक्रीजेस v एंड लैम्डा गेट्स डिक्रीजेस, v एंड लैम्डा डिक्रीजेस, ये दोनों कम होते हैं जैसे जैसे मीडियम भारी होगा लैम्डा और v कम होगा, जैसे बताता हूं देख एयर वाटर और ग्लास, डायमंड भी ले सकता हूं ग्लास, क्या मैं बोल दूं एयर में वेलोसिटी सबसे ज्यादा, वेलोसिटी एयर, तो जैसे जैसे म्यू बढ़ रहा था इधर जाने पर म्यू बढ़ रहा, भारी होगा ना मीडियम, म्यू बढ़ रहा तो v कम होगा, अरे वो और लैम्डा भी कम होगा, लैम्डा एयर में जितना होगा किसी मीडियम, ये वाटर में कम, तो जैसे जैसे लाइट भारी मीडियम में जाएगी उसका लैम्डा और v कम होता जाएगा, क्लियर है क्या। लेकिन कलर वही रहेगा, रेड कलर की लाइट अगर एयर से वाटर में जाएगी तो रेड लेजर लाइट को एयर से वाटर में खड़ा होकर देखेगा तो तेरे को रेड ही नजर आएगी, क्योंकि कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। हमारी आंखों में जो सेंसेशन पैदा किया जाता है रेटिना पे, उसमें फ्रीक्वेंसी का रोल होता है, समझ गए क्या। लैम्डा का अलग मीडियम में अलग आएगा, रेड कलर का लैम्डा एयर में अलग होगा, रेड कलर का
यहाँ 6000 है, वहाँ 4500 ही होगा। सर समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो V और लैम्डा तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन कलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ध्यान रखना सर, एक आधा क्वेश्चन कराओ ना सर। और भारी मीडियम में जैसे जैसे जाएगी V कम होता जाएगा, जितना भारी उतनी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब भारी मीडियम में जाएगी तो ज्यादा पार्टिकल से इंटरेक्ट करेंगे तो लाइट स्लो होगी, खाए उसको खाया जाएगा, एमिट किया जाएगा, खाया जाएगा, एमिट, तो लेट हो जाएगी लाइट। तो लाइट जितने भारी मीडियम में ट्रेवल करती है उतनी स्लो हो जाती है। सर कुछ क्वेश्चन करा दीजिए ना प्लीज। अभी देखो, a light, a red color light, a red color light having lambda is equal to 6000 angstrom in a air enters in water, mu water equal to 4/3, then A, तो बोलो क्या होता है? रेड विथ, then it will be red with lambda equal to 6000 angstrom. B, blue with lambda equal to 4500 angstrom. C, blue with lambda equal to 8000 angstrom. कुछ भी लिख रहा हूँ। D, red with lambda equal to 4500 angstrom. बोलो। तो देखो कलर तो रेड ही रहेगा, ये बात है, कलर रेड रहेगा। अब दोनों रेड है और लैम्डा कब चेंज होगा? बोलो। और लैम्डा कैसे निकालेंगे सर? तो लैम्डा इन एनी मीडियम बराबर लैम्डा वैक्यूम डिवाइड बाय म्यू। मेरे लाल बोल 6000 डिवाइड बाय 4/3, 4500 एंगस्ट्रॉम। सुनिए, तो बड़ी जबरदस्त बात बता दी आपने, बिल्कुल बता दी बेटा। तो 4500 एंगस्ट्रॉम समझ गए क्या सर? समझ गए। क्लियर है? बोलो सर, ये तो बिल्कुल क्लियर है हमारे को, ठीक है ना? तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्या चेंज होता है क्या नहीं होता? रिलेटिव म्यू समझ में आ गया सर? अब देखो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक दिमाग में लगाएंगे अपन, μ1 √2 या μ1 1 कर दे, μ1 1 μ2 बराबर √2। एक ही क्वेश्चन में डेरिवेशन वगैरह सब समझा देता हूं मैं तेरे को। ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, ये लाइट आई बेटा 45 डिग्री पे तेरी, ठीक है, नॉर्मल है ये रे। तो बताओ आर कितना होगा, है ना? और डेविएशन कितना होगा? जैसे आर कितना होगा, ठीक है, फर्स्ट 45 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। अब सुनना ध्यान से, 4 ऑप्शन है। तो मैं ये बोलूं स्नेल्स लॉ लगाओ, तो यहां से देख स्नेल्स लॉ 1 sin, मैंने क्या बोला था? म्यू sin थीटा बराबर कांस्टेंट 1 sin 45। तेरा म्यू तेरे अंदर एंगल का और sin बराबर मेरा म्यू मेरे अंदर एंगल का sin। बताया था मैंने, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। तो यहां से कितना आ गया बेटा? sin r बराबर 1/2। तो यहां से r बराबर आ गया मेरे लाल 30 डिग्री। तेरे सामने देख ले 30 डिग्री। देख तेरे मूर्खतापूर्ण सॉल्व किया बेटा। मैं तो लॉजिक लगाता। सर लॉजिक कैसे लगाते? देख एक मीडियम से दूसरा मीडियम, देख म्यू sin थीटा, याद है मेरे तेरे को याद करा था म्यू sin थीटा बराबर कांस्टेंट। देख दिमाग लगा था उसमें, मैंने याद है इसमें स्टार लगा था, ऐसे याद है। सुनना, एक मीडियम से दूसरा, मैं तो म्यू इंक्रीज हो गया। जैसे ही लाइट पहले मीडियम से दूसरे में म्यू बढ़ गया, और म्यू बढ़ गया तो एंगल कम हो गया। जैसे एक मीडियम से दूसरा म्यू बढ़ गया तो एंगल कम हो गया, और एंगल कम हो गया तो क्या मैं बोल दूं टुवर्ड नॉर्मल आ गई मेरे लाल? एंगल कम हो गया तो बोल दो टुवर्ड नॉर्मल आ गई। तो क्या मैं बोल दूं आर कम आएगा, 45 से कम आएगा, 45 से कम आएगा। जय लॉजिक। सर ये तो लॉजिक भी लग जाएगा हमारे, बिल्कुल हो जाएगा। वापस सुन, 1 से √2 हल्के से भारी में गई, जैसे ही भारी मीडियम में गई म्यू बढ़ गया, एंगल कम हो गया, एंगल कम हो गया तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो गई, और एंगल कम आएगा तो 45 से कम। सर डेविएशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब म्यू sin थीटा की पता समझ नहीं, म्यू sin थीटा को देख के आपको पता पड़ जाता है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। अरे तू बढ़ रहा है मैं बढ़ रहा हूं तो तू बढ़ जाता है, एक घटेगा एक बढ़ेगा। सर इसमें अगर डेविएशन हाथ है, यहां पर डेविएशन भी सीखते क्योंकि विपरीत बढ़ने वाला पर तो एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक बार रटा एप्लीकेशन मत कर फॉर्मूला, मैंने याद है वैसे ही बता था तेरे को, इनिशियल डायरेक्शन ये थी, फाइनल ये थी। कितनी
में तो 30 ही रह गया, तो मैं बोलता हूँ 15 डिग्री घूम गई, तो यहाँ से डेविएशन देखा गया कितना 15 डिग्री क्लॉकवाइज। सर ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है सर, एक दो क्वेश्चन और होगा सर ऐसे। अभी और प्रीति में खूब करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और लगे है। v1 बराबर 2, v2 बराबर 1 नॉर्मल, जैसे रूट 2 लेते हैं ना, ठीक है क्या? आर बताओ कितना होगा? ए 30 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी साइन इनवर्स रूट 2, डी या साइन। ठीक है, अब ई ले लेना, करो पोज करके ट्राई कर, पोज करके ट्राई कर, फिर मेरा आंसर देगा बेटा। मेरा सीखेगा कुछ नहीं, सीखेगा कुछ नहीं। इसमें जान ब्यूटी है कि पहले तू ट्राई कर, फिर मेरा आंसर मैच करना दो, ठीक है? कर लिया, ट्राई कर लिया, पोज करके ट्राई कर लिया, अब देख मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन। मैं बोलता हूं म्यू sin थीटा बराबर कांस्टेंट, देख बिना दिमाग लगाए कर रहा हूं मैं ना, पहले बिना दिमाग 1 sin 45, सॉरी 2 sin 45, ए तेरा म्यू तेरा एंगल 1 sin r, यहां से कितना जाएगा बेटा 1/2, ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू sin r, यहां से आ जाएगा बेटा r इक्वल टू sin इनवर्स √2, r इक्वल टू sin इनवर्स √2। यस सर, ठीक है? गलत, क्यों गलत? बिना दिमाग के फिजिक्स थोड़ी पढ़ सकते बेटा अपन, ठीक है? बिना दिमाग के तो आप क्या पढ़ो, कोई रटने वाली चीज पढ़ो, बताता हूं। सबसे पहले धक्का लगा, ये भारी सा एंगल में जा रही तो अवे होगी नॉर्मल से, क्यों? म्यू कम हुआ तो एंगल बढ़ेगा थीटा, क्योंकि म्यू sin थीटा कांस्टेंट, म्यू sin थीटा बराबर कांस्टेंट है ना। तो बेटा जी तुम कम होगे तो मैं बढ़ूंगा, तो ये बात पता है कि 45 से ज्यादा आएगा, 45 से ज्यादा एक गया, ये सब बच गया। सर ये क्यों गलत है सर? तू यार बेटा अक्कल लगा दे, इसमें गड़बड़ है। ये 1.414 होता है √2, क्या sin की वैल्यू कभी 1 से बड़ी आ सकती है? कभी sin थीटा 1 से बड़ा आ सकता है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। sin थीटा 1 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, sin थीटा 1 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है मेरे ख्याल, ये गलत है। तो सर अब क्या करें, गलती क्या हुई बताता हूं। हमने तो बिल्कुल स्नेल्स को बिल्कुल सही लगाया था, पहली बात ये स्नेल्स को लगेगा ही नहीं सर, क्यों? स्नेल्स को नहीं लगेगा, अभी तो आपने इतना चिल्ला के समझाया, एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो रिफ्लेक्शन होता है, तो स्नेल्स को लगता है। बताता हूं, यह बड़ी जबरदस्त बात है, ये पूरा हटा रहा हूं, दूर हटेगी, बिल्कुल हटेगी। या तू एक विचार कर कि जैसे तेरे 45 पे गिराई या 30 पे 20 पे गिराई तो रे 40 पे गई, 25 पे गिराई रे 60 पे गई, 30 पे गिराई रे 80 पे गई। ऐसा भी तो हो सकता है तेरा एंगल बढ़ाते बढ़ाते एक समय आ जाए रे 90 पे चली जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। सुनना अब देख बेटा, एक काम की बात, ये पोज करके नोट कर ले। अब देख सुन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। जब रे वो स्लो हो जाए, जब रे भारी से हल्के मीडियम में जाए, डेंसर टू रेयर जाए, तो वो एंगल थीटा सी जब r 90 हो जाए, दूर हटने से, रे दूर हटेगी ना, तो दूर हटने से वो एंगल जब r 90 हो जाएंगे, ये डेंसर ये रेयर, वो एंगल जब कितना हो जाए ये 90, ये r बराबर 90। ध्यान रखना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर r 90 हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर r 90 हो जाए, इज कॉल्ड क्रिटिकल, इज कॉल्ड थीटा से क्रिटिकल एंगल, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। वो थीटा सी जब r 90 हो जाए इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। बोलो, वो थीटा सी जब r 90 हो जाए इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। समझ गए क्या? नहीं समझ में आई? ध्यान रखना, तो जब भारी से हल्के में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, तब क्रिटिकल एंगल डिफाइंड होगा। तो भारी से हल्के के लिए क्रिटिकल एंगल डिफाइंड होता है। क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड ओनली फॉर डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर में तो पास आएगी, तब तो दूर हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब देखो क्रिटिकल एंगल, अब इस पे सुनना। अच्छा अब एक और बात, तो क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। देखो डेंसर से रेयर
या ना पूछे। मैं तो कह रहा हूं वो जैसे कह रहे हैं नहीं कह रहे क्रिटिकल एंगल निकाल, तू निकालना, नहीं तो बर्बाद, नहीं तो बर्बाद। मैं गारंटी दे रहा हूं तो बर्बाद है। पर जैसा भी याद है मैंने तेरे से क्रिटिकल एंगल पूछा, नहीं पूछा सर, नहीं पूछा और तू नहीं निकालेगा तो बर्बाद, क्योंकि तेरे को क्या गलती हुई पता ही नहीं पड़ा। ये स्नेल्स लॉ से तो साइन इनवर्स रूट 2 आ गया। पता क्या तुझे पता कैसे पड़ेगा स्नेल्स लॉ लगेगा या नहीं लगेगा? वो क्रिटिकल एंगल से पता पड़ेगा। सर कैसे? बताता हूं। अब देख, जैसे ये जो बात लिखी इसको यहां पे प्रूव कर रहा हूं, सॉल्यूशन देख। डेंसर टू रेयर थीटा सी, और थीटा सी कितना हो जाएगा बेटा? तो देख थीटा सी, तो मैं निकालता हूं थीटा सी। अब ये क्वेश्चन भूल गया मैं, रूट 2 1 ये थीटा सी, और थीटा सी क्या होता है बेटा? थीटा सी वो एंगल होता है जब r 90 हो जाए, r 90, ये देख r 90। तो मैं यहां से स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, ये देख यहां से देख स्नेल्स लॉ 1 sin थीटा सी, सॉरी 1 के रूट 2 sin थीटा सी इज इक्वल टू 1 sin 90। कितना आ जाएगा बेटा? ये sin थीटा सी इज इक्वल टू 1 by रूट 2। तो यहां से थीटा सी कितना आ जाएगा बेटा? 45 डिग्री। क्या है क्रिटिकल एंगल 45? आ गया क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री। अब देख ये क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। अब सुनना ध्यान से, अब तेरे रही कितने पे गिरी थी? 45 पे गिरी थी। सॉरी आगे 2 था, मैंने 2 दिया था, 2 1 by 2 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल आया 30 डिग्री। अब सुन, मतलब 30 पे रह गिरती तो 90 पे जाती, 30 से कम पे गिरती, इधर देख 30 से कम पे गिरती तो पार होती। ये लेस देन 30, आई लेस देन थीटा सी, तो बोल दो यहां पे जाती हमें, अरे बोलो। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन थीटा सी पे गिर जाती, आई ग्रेटर देन थीटा सी, तो मैं बोल दूं टी आई आर हो जाता, टी आई आर। क्यों सर? क्योंकि अगर तू एंगल को 30 से बड़ा करेगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 से बड़ा करेगा तो तेरा आर 90 से बड़ा होगा, और आर 90 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया? रे इधर आ जाएगी, का मतलब स्नेल्स रूल फेल हो जाएगा, क्योंकि मीडियम ही चेंज नहीं होगा। और यहां यही हुआ है। तेरे देख रे कितने पे गिरी बेटा? इस वाले क्वेश्चन में रे हमने गिरी थी 45 पे, इस वाले क्वेश्चन में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, इट इज ग्रेटर देन थीटा सी, ग्रेटर देन थीटा सी। तो रे एक्चुअल में उधर जाएगी नहीं, तो टीआईआर होगा। टीआईआर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन बाहर में चला गया, स्नेल्स लॉ बाहर में चला गया, अब यहां रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होंगे, और वो तो बहुत आसान है, आई बराबर आर बराबर 45 डिग्री। तो 45 पे गई रे, 45 पे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, रिफ्लेक्ट पे होके आ जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो अब तक फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी देख, सुनना ध्यान से हो, ये पॉज कर करके समझना तू। अब मेरी मोरल ऑफ द स्टोरी देख, ये पॉज करके नोट कर और समझ, सुनना। मैं तेरे को फाइनल बात बताता हूं। अब सुनना, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि बाहरी से हल्के में जाए तो तू क्रिटिकल एंगल निकाल लेना। जैसे देख, पहले क्रिटिकल एंगल की प्रैक्टिस करते हैं, है ना, फिर 2 क्वेश्चन करते हैं। रूट 2 1 वेरी वेल नोन क्वेश्चन, म्यू 1 रूट 2 म्यू 2 1 है ना, थीटा सी 2 नॉर्मल म्यू 1 2 म्यू 2 1 थीटा सी। ठीक है, ठीक है, ये बोल दो। हाँ, अब क्रिटिकल एंगल, अभी तो मैं क्रिटिकल एंगल ही पूछ रहा हूं, तो याद आएगा रूट 2 sin थीटा सी इज इक्वल टू भाई r 90 मेरे को। अरे क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है r 90 1 sin 90, कितना क्या मेरा sin थीटा सी इज इक्वल टू 1 by रूट 2। ठीक है, तो थीटा सी बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये रख ले, रूट 2 से 1 के लिए 45, रूट 2 से 1 दिमाग में लगा, रूट 2 से 1 तो 1 by रूट 2, अरे 1 इधर तो sin 90 1 1 1 1 तो 1 by रूट 2 45, 2 से 1 30 डिग्री, अभी करा था 2 से 1 30 डिग्री। ठीक है, एक और देख, म्यू 1 रूट 3 म्यू 2 2। अब बच्चे इसको देखते ही उतावले होकर फट से बोल देते हैं 60 डिग्री। क्यों? रूट 3 2 तो रूट 3 by 2 आएगा, नहीं गलत। सर क्यों गलत? फिर वही गलती करती दे रहे हैं, थीटा सी इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। सर ये क्या चल रहा है बताता हूं बेटा। थीटा सी कब डिफाइंड होता? भारी से हल्के के लिए। ये क्या है? 1.732, ये हल्का है और ये भारी है। तो रेयर टू डेंसर के लिए क्रिटिकल एंगल डिफाइंड होता है। ये खूब क्वेश्चन आते हैं। तो क्रिटिकल एंगल इज ओनली डिफाइंड फॉर डेंसर टू रेयर। इसमें तो रे दूर नहीं हटेगी, इसमें तो पास आएगी। तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, क्योंकि जितने एंगल पे तू डालेगा उससे तो कम एंगल आएगा। हाँ, तब आता है ये 60 डिग्री जब यहाँ 2 होता है या 3 होता है, रूट 3।
अब देख, अब हल्के से भारी मिल रहा है, भारी से हल्के हो जा रही है, अब हमें होगी। सर समझ में आ गया? तो क्रिटिकल एंगल निकालने से पहले हमेशा, अब सुनो, रिफ्रैक्शन में जब भी मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रह जाएगी, सबसे पहले चेक कर हल्के से भारी में जा रही है या भारी से हल्के में। सबसे पहले चेक कर कि रेयर टू डेंसर जा रही है तो ओके, तो कोई नहीं, तो ओके। लेकिन अगर डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो अलर्ट हो जा बेटा, थीटा से निकाल, बाकी बर्बाद हो जाएगा। थीटा से पूछे निकाल, ठीक है? नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, साइन 1 से बढ़ाने लग जाएगा और तेरे में ध्यान बायोलॉजी है, ध्यान नहीं जाएगा, साइन 1 से बढ़ा गया। 2-3 क्रिटिकल एंगल याद रख, कौन से? √2 से 145, 2 से 130 और 2 से √3 60। हाँ, अब देख क्वेश्चन देख, पूछे तो थीटा सी इज डिफाइंड फॉर ए, एयर से वाटर, बी वाटर टू ग्लास, सी ग्लास टू वाटर, डी ग्लास टू डायमंड। अब सुन, मेरे को ये तो बात पता है, ये डेंसर रेयर से डेंसर है, सवाल ही बदल होता, ये भी रेयर से डेंसर, सवाल ही बदल होता। अब इन दोनों में से, अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मेरे को ये तो समझ में आ रहा है ये डेंसर से रेयर है, इन दो का तो पता है, इसको छोड़ दे, ठीक है? मुझे नहीं, तो पहली बार डायमंड कम मिल जाता होता है, ये समझ में आ गया। अच्छा, कुछ याद रखना, वाटर का म्यू होता है 4/3, ये याद होना चाहिए 1.33, एग्जाम में दे नहीं दे। म्यू ग्लास होता है 3/2, 1.5, ये दो डेटा तो याद ही होना चाहिए। एयर का 1 लेते हैं, एयर का 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, 1 लेते हैं सर, ये तो हम कर देंगे और क्रिटिकल एंगल भी निकाल लेंगे सर। आप हमें क्वेश्चन दो सर, हम सब कर देंगे। देख बेटा, थोड़ी सी प्रिज्म की जानकारी अभी दे रहा हूं मैं, हालांकि मैं बीच में पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब देख बात आ गई तो पूरी करूंगा मैं, क्योंकि इससे तेरी प्रैक्टिस होगी। 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं प्रिज्म के, है ना, करके लाओगे। देखो टर्मिनोलॉजी में इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं, हालांकि अभी मैं वो टर्म डिफाइन नहीं कर रहा हूं। देखो ये अंदर का म्यू √2 दिया मैंने, है ना, ये इक्विलेटरल प्रिज्म है बेटा, है ना, ये 60 डिग्री पे रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। स्टैंडर्ड टर्म, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं सारी स्टैंडर्ड टर्म लिख रहा हूं, इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं। 60 डिग्री दिया है, ठीक है? ये रे अंदर 2 बार रिफ्लेक्ट होती है, प्रिज्म में रे 2 बार रिफ्लेक्ट, ये एबीसी प्रिज्म है, 2 बार एबी सरफेस पे फिर एसी सरफेस पे, है ना। ये नॉर्मल 2 है, ये नॉर्मल 1 है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, सेकंड रिफ्लेक्शन है और फाइनली रे रही है। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है ना? ये चलो सर, तो ये लाइट वेव होगी। अब वो ये पूछेगा जैसे R1, R2, E और एंगल ऑफ डेविएशन, ये 4 चीजें बताओ। अब सुनना, नो डाउट प्रिज्म अपने पास R1, R2 में रिलेशन है, डेविएशन का भी फार्मूला है, विदाउट एनी फार्मूला कैलकुलेट करो, ठीक है? अब एक तो ये करना, एग्जांपल नंबर 2 और देख, इसमें क्वेश्चन घुमाएगा म्यू √2 या A पूछ लेगा, ये 45 और पूछ लेगा A इक्वल टू वॉट की रे AC से बाहर ना आए, AC से बाहर न आए, ठीक है? पहला। दूसरा ऐसा बोल लेगा AC से A इक्वल टू वॉट, 2 क्वेश्चन दे देता हूं कि AC से रे विदाउट डेविएशन निकले, विदाउट डेविएशन निकले, या एसी पर रिफ्लेक्शन से विदाउट डेविएशन निकले, या ये भी बोल सकता है एसी पर और एसी पर रिफ्रैक्शन ना हो, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन करते हैं। पहले ये थोड़ा सा लेवल इजी आ गया। अब सुनना, मैंने प्रिज्म भी पढ़ाया नहीं तेरे को, मैंने प्रिज्म का कोई फॉर्मूला नहीं बताया, मैं बेसिक से करूंगा, हम 100% काम बेसिक से करेंगे। चलो चेक करते हैं, इधर देखना हो, ये आई R1, R2, क्या मैं बोलता हूं कि 8 AB सरफेस, AB यूजिंग स्नेल्स लॉ, 8 AB यूजिंग स्नेल्स लॉ, कुछ नहीं करना, मतलब ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा स्नेल्स लॉ लगा दूंगा। अच्छा पहले चेक कर, एयर से √2 में जा रही है, हल्के से भारी में कोई चिंता नहीं, हल्के से भारी में तो कोई क्रिटिकल एंगल होता ही नहीं है, तो हल्के से भारी में तो पास आगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूं R1 60 से कम आएगा, लॉजिक लगा, सॉरी ये R1 45 से कम आएगा। चलो चेक करते हैं, 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin R1, कुछ नहीं करा स्नेल्स लॉ, A sin
म्यू1 sin r1 बराबर म्यू2 sin r2, म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r1। तो ये आ जाएगा r1 बराबर 30 डिग्री। ये तो 50 बार सॉल्व करना ना। पहला क्वेश्चन यही तो दिया था, स्नेल्स लॉ पे √1 से √2 में जाती थी 30 डिग्री, 45 से 30 पे जाती है, कर लेंगे सर 30 डिग्री। अब ये 30 आ गया। अब कई बच्चों को r1 + r2 बराबर a 12th क्लास में पढ़ा था, ए प्रिज्म में एक फार्मूला r1 + r2 बराबर a, डेरिवेशन नहीं करूंगा, तेरे को पता है। तो यहां से देख a का मान 60 दिया और ये 30 है, ये 30 आया, ये 30 + r2 बराबर 60, तो यहां से r2 बराबर 30 आ गया। सर आप तो कह रहे थे बिना प्रिज्म पढ़ा है। हाँ ये तो मैं बता रहा हूं मेरे को। तो r1 + r2 बराबर एक रिलेशन होता है, अगर वो याद है तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि r2 भी 30 आ जाएगा। तो मैं जल्दी चाहूं और फॉर्मूले से करना चाहूं तो देखिए 30 डिग्री आया और ये दोनों का टोटल ये होता है, तो ये 30 आ गया। पर दूसरा तरीका नहीं करना, चलो देखो यहां पहुंचते बिना फॉर्मूले के। प्रिज्म पढ़ा ही नहीं मैंने। ये 30 से ये कितना हो गया, ये पूरा 90 है, ये 30 से 60 हो गया, ये 60 ये 60 तो ये 60 और ये 60 है पूरा 90, तो मैं बोल दूं ये 30, तो r2 आ गया 30, तो मैं बोल दूं r1 30 आ गया, r2 भी 30 आ गया। अब ये 30 आ गया तो e निकल जाएगा, कैसे, स्नेल्स लॉ। तो मैं बोल दूं 8 ac स्नेल्स लॉ, लगा स्नेल्स लॉ, तो कितना आ जाएगा बोल, अंदर वाला √2 sin r2 = 1 sin e, या जाएगा कितना, r2 है 30 डिग्री, 1/√2, यहां से e अलग कर देना, e बराबर 45 आ गया। हालांकि यहां ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल, और ये निकाल रखा मैंने √2 से 1 में, ए √2 से 1 में जाती है तो 45 क्रिटिकल एंगल आता है, और ये रे 45 से कम है ना, और i is less than θc, अरे r2 is less than θc, r2 is less than θc, ये देख। तो क्रिटिकल एंगल में निकालना हमेशा, और याद करा दिया मैंने तेरे को, √2 से 1 का 45, 2 से 1 का 30, तो ये √2 से 1 में जा रही है 45 कर रही है 30 पे गिरी, तो ये 45 देख ये बाहर जाएगी, TIR नहीं होगा, TIR तब होता है जब ये 45 से बड़े पे गिरती है। सर ये समझ में आ गया? तो ये आ गया 45 डिग्री। अब डेविएशन तो बता रहे कितनी बार डेविएट हुई, 2 बार, कितनी बार डेविएट हुई, 2 बार, एक बार ये नहीं देख इनिशियल डायरेक्शन फाइनल, तो 15 डिग्री यहां घूमी, उसके बाद यूं जा रही थी ये इनिशियल फाइनल, तो ये 30 देखिए, ये 45 है, 45 ये 30, तो ये 15 डिग्री घूमी, अरे ये 60 था, ये 15 डिग्री घूमी, देखिए 45 ये 45 ये 30, तो ये 15, फिर ये 30 ये 30 और ये पूरा है 45, तो मैं बोलूं 15 और घूमी, तो पहले घूमी 15 डिग्री, फिर घूमी 15 डिग्री, तो टोटल डेविएशन आएगा 15 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 15 डिग्री क्लॉकवाइज बराबर 30 डिग्री क्लॉकवाइज। याद है एक और प्रिज्म फार्मूला, तो प्रिज्म में 2 फार्मूले होते हैं, डेरिवेशन नहीं करूंगा, r1 + r2 बराबर है, उसको भी यूज करके मैं r2 निकाल सकता था, और एक डेविएशन का होता है i + e - देख अगर ये बेसिक से नहीं करूं तो ऐसे भी कर सकता हूं। i कितना आया था 45 दिया था, e कितना आया था 45, a कितना प्रिज्म एंगल 60, एक आ गया 30। सर यार बात तो सही कह रहे आप, तो फॉर्मूले अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद तो करना ही है फॉर्मूले। हालांकि मैं बिना प्रिज्म के कराना चाहता था, बिना फॉर्मूले के भी कर दिया मैंने, बिल्कुल बेसिक से 2 बार स्नेल्स लॉ लगाया, 2 बार रिफ्लेक्शन करा, r1 r2 कैलकुलेट करे, ही निकाला और डेविएशन गिन लिया बेसिक से। कैसे, कितनी डेविएट हुई मेरे को गिनना आता है, फिर मिरर में गिने थे। सर यार हम तो बेसिक से कर देंगे। ये क्वेश्चन कर, पोज कर, नोट कर और फिर ये क्वेश्चन कर, ये मैं अब कर रहा हूं, जितना इधर दे। हाँ बोलो, इसमें भी देखा, ये थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगा है इसमें, ये तो मैंने जानबूझ से कैलकुलेशन सेम रखी, ये 30 आ गया। अब पहले सेकंड पार्ट करो, सेकंड पार्ट यहां पे देख, विदाउट डेविएशन कहां था, सीधी निकल जाए, तो ऐसा होता नहीं होगा जब यहां परपेंडिकुलर गिरा, अरे सेकंड पार्ट है और यहां पर रिफ्लेक्शन ना, ध्यान रखना रिफ्लेक्शन में याद आया, रिट्रेस करने के लिए परपेंडिकुलर गिरती थी तो वापस आती थी। ऐसे ही रिफ्लेक्शन में एक टर्म होती है कि रिफ्रैक्शन ना हो, जब मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन तो होगा, जब मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन तो होगा। अब रिफ्रैक्शन ना हो, रिफ्रैक्शन ना हो के लिए तो एक ही बात होती है, रिफ्रैक्शन ना हो के लिए तो एक ही बात होती है, क्या, जब रे परपेंडिकुलर गिरे तो मैं बोलूं नॉर्मल के लो, तो रिफ्रैक्शन ना हो, रिफ्रैक्शन ना हो मतलब नॉर्मल के लो गिरे, तो यहां से देख रिफ्रैक्शन ना हो विदाउट डेविएशन और रिफ्रैक्शन ना हो तो क्या कब होता है ऐसा, डेविएशन नॉर्मल के लो गिरे, नॉर्मल के लो गिरे, तो जब रे नॉर्मल के लो गिरेगी तो विदाउट रिफ्रैक्शन चली जाएगी, और जब मिरर पे नॉर्मल के लो गिरेगी तो रिट्रेस कर जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो ये 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां से बोल दूं क्या, यहां से आ गया r2 = 0 और e = 0,
तो ध्यान रखना जब भी एक सरफेस पे डेविएशन की R2 बराबर 0 और जैसे ही 1 0 हो गया तो मैं तो R1 बराबर है, अरे ये R1 बराबर है तो मैं बोलूँ ये A आ जाएगा 30 डिग्री, R2 0 तो R1 बराबर है A, अरे बोलो 0 प्लस R1 बराबर है R1 बराबर A बराबर 30 डिग्री, खत्म। अरे ये 30 सोल्व करने से आया है यार, ये 30 दिया नहीं था, ठीक है। चलो सर ये एसी सरफेस से बाहर ना, ये देख पोज करके नोट कर ले। देखता अब सुनना क्या मैं बोलता हूं, ये N2 ये N1 एसी से बाहर ना आए। अब यहां से देख ये 30 आगे बात है, अब यहां से बाहर ना आए तो मैं बोलता हूं ये R2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। बेटा यहां से बाहर नहीं आने के लिए अंदर वाला एंगल ये √2 है, ये 1 है, √2 से अंदर वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा, या तो यूं जाएगा यूं उठ जाए। तो मैं बोल दूं R2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, ताकि होना चाहिए ताकि एसी से बाहर ना आए, एसी से बाहर न आए। चलो देखते हैं। तो यहां से मैं बोल दूंगा R2 इक्वल टू R2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो यहां से मैं A बोल दूं A बराबर R1 प्लस R2 और दिस इज 75 है उससे ज्यादा, तो A की वैल्यू 75 डिग्री है उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? R1 प्लस R1 है 30 और R2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो A की मिनिमम वैल्यू कई बार पूछेगा A की मिनिमम वैल्यू 75 और A पूछेगा तो 3-4 वैल्यू पे 75 90 सब देगा तो सारे करेक्ट है, 45 से ज्यादा सर कर लेंगे। तो सर प्रिज्म समझ में आ गया। अब एक प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है सर, वो भी पढ़ा ही दूंगा, चलो वो भी पढ़ लेते हैं फिर क्रिटिकल एंगल पे और आएंगे अपन। ठीक है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल मिनिमम, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो बोल दो मिनिमम डेविएशन कंडीशन डेरिवेशन आती है I बराबर E, सो R1 इक्वल टू R2 बराबर A/2, एक तो ये कंडीशन होती है। तो मिनिमम डेविएशन I बराबर E होता है, R1 बराबर R2 बराबर A/2 होता है, और मिनिमम डेविएशन क्या आ जाता है बेटा, वो आ जाता है 2i माइनस a, क्यों I और A बराबर हो जाते हैं। अब इनको सॉल्व करने पर एक रिलेशन बनता है म्यू बराबर, अरे म्यू बराबर बनता है बेटा तो बनता साइन डेल मिनिमम प्लस A/2, ये देख यहां से आ गया I की वैल्यू आ गई ना डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2, ये फॉर्मूला होता है ये। तो मिनिमम ये, अच्छा मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है बेटा, जो अंदर वाली रे होती है, देखो मिनिमम डेविएशन पे अगर ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है थीटा, या तो इक्विलेटरल हो तीनों एंगल सेम हो, या बेस के दोनों एंगल सेम हो, तो अंदर वाली रे बेस के पैरेलल हो जाती है। ध्यान रखना अंदर वाला दोनों एंगल सेम हो तो ये अंदर वाली रे, अंदर 8 डेल मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में है ना, मिनिमम डेविएशन पर अंदर वाली रे बेस के पैरेलल हो जाती है, बेस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, बेस के पैरेलल। अगर ये दोनों एंगल सेम है, ध्यान रखना बेस एंगल सेम होने चाहिए, या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और हैविंग सेम बेस एंगल, या इक्विलेटरल हो तो बेस के पैरेलल हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे देख ये 60 डिग्री है ना, ये I बराबर 45, ठीक है। Prism is placed such that, yeah, prism is placed for del minimum, then mu equal to dot, है ना। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में रखा है, तो ये बताओ म्यू कितना होगा, ठीक है। करो ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ऐसा नोट कर लो पॉज करके। अभी देख if del minimum
for an equilateral triangle, for an equilateral triangle is 30 degree या 60 degree, 60 degree नहीं 30 degree, then mu, then it's mu, it's a refractive index mu. ये दो क्वेश्चन है ना? तो देखो है ना, ये क्या आ जाएगा? तो ये देखो 8 डेल मिनिमम, 8 डेल मिनिमम या 4 डेल मिनिमम, 4 डेल मिनिमम बोलो, 4 डेल मिनिमम क्या मैं बोल दूं क्या? R1 बराबर R2 बराबर a/2 बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। अरे बोलो, अरे R1 बराबर R2 बराबर 30 डिग्री आ गया, ठीक है? अच्छा अब कितना आ जाएगा? 1 sin 45 इज इक्वल टू म्यू sin 30 डिग्री। तो यहां से म्यू कितना आ जाएगा बोलो? √2। अरे 1/√2 है, 1/2 तो कट पीट के √2 आ गया म्यू ये। अच्छा यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, म्यू का फॉर्मूला था डेल मिनिमम के लिए सीधा क्या? sin डेल मिनिमम प्लस a/2 अपॉन sin a/2। रखो sin डेल मिनिमम कितना दिया बेटा? 30, a कितना है? 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, अपॉन 2 अपॉन sin कितना है? 60/2 कितना गया ये? 45 sin 45 sin 45 अपॉन sin 30 डिग्री कितना जाएगा? √2। सर ये तो पता है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन तो बड़ी बढ़िया समझ में आ गई हमारे को। और बाकी प्रिज्म में ग्राफ होता है, आपको पता है ये डेविएशन वर्सेस आई का। अरे प्रिज्म पर कितने एंगल पर ये गिराव है उसमें, तो ये एसिमेट्रिक ग्राफ होता है। यही तो बता रहा हूं मैं, डेल मिनिमम आता है आई बराबर ई है, ये डेल मिनिमम, ठीक है? अब इसमें और भी बातें हैं लेकिन अब इतनी बातें करेंगे अपन अभी तो, ठीक है? तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई, बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर, ये तो बड़े जबरदस्त तरीके से बताएंगे सर, आप चिंता ही मत करो। तो सर ये मिनिमम डेविएशन हमारा समझ में आ गया, प्रिज्म की पूरी नाम समझ में आ गई सर, है ना? अब इसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी होता है प्रिज्म में, पढ़ ही लेते हैं। चलिए बात तो एक साथ, ठीक है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट नाम से पता पड़ रहा है, जब व्हाइट लाइट अपने कलरों में, अच्छा देखो एक म्यू बता रहा, म्यू याद रखना था, ये हेवीनेस होती है। तो एज हाइट इंक्रीजेस, एज हाइट इंक्रीजेस, आप जैसे जैसे ऊंचाई में जाओगे तो मतलब म्यू बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्यों? हाइट पे जाने पर रेयर हो जाएगी एयर, क्यों? क्योंकि ज्यादा डेंस एयर नीचे होगी, तो ऊपर जाने पर स्लाइटली घटता है ना? अच्छा टेम्परेचर, एज टेम्परेचर, टेम्परेचर T इंक्रीजेस, तो फिर म्यू घटेगा। सर क्यों? आप कहीं जब किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैं बोलूं मीडियम एक्सपेंड करेगा, तो उसके पार्टिकल दूर दूर होगा, तो ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी दोनों घटेगी, म्यू कम होगा। एज लैम्डा इंक्रीजेस, म्यू डिक्रीजेस, क्यों? अकॉर्डिंग टू काउची, अकॉर्डिंग टू काउची इक्वेशन। ए स्पेलिंग देख लेना बेटा, काउचीज इक्वेशन, ये ताउची नहीं है, काउची, ताउची, अरे काउची, काउची, काउची इक्वेशन जो भी है। ए स्पेलिंग तो बेटा इतनी नहीं आती है स्पेलिंग मेरे लाल, ए प्लस बी स्पेलिंग इतनी अंग्रेजी तगड़ी होती तो किसी कंपनी का सीईओ बन जाता मैं। अरे सर ये होती बेटा काउचीज इक्वेशन, स्पेलिंग देख लेना, काउची, काउची, ताउची नहीं, काउची इक्वेशन। ये याद रखना बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन पूछा है इसमें, a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4। मेरा ये इसमें इंटरेस्ट नहीं इस इक्वेशन में, तो सर इंटरेस्ट में लैम्डा बढ़ता है, इसमें इंटरेस्ट है, लैम्डा बढ़ता है तो म्यू कम होता है। और मैं बोल दूं आपको फिगर में पता है वॉयलेट ये वो रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, तो मैं बोल दूं म्यू रेड का सबसे कम होता है। ध्यान रखना, रेड कलर का म्यू सबसे कम होता है बेटा। तो लैम्डा बढ़ने पर म्यू घटता है, हाइट पर जाने पर म्यू घटता है, टेम्परेचर बढ़ने पर म्यू घटता है। तीन बातें याद रखना, समझ गए? अब सर आप कुछ कह रहे थे डिस्पर्शन, ये देख जब मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाऊंगा, ये व्हाइट लाइट सफेद रंग का प्रकाश, सातों कलर। अब यहां जब लाइट जाएगी तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, ये देख सातों कलर स्प्लिट हो जाएंगे। सर सात थोड़ी बनाओगे, आप नहीं बनाऊंगा बेटा ये। अब तू तो मेरे को बता सबसे नीचे कौन सा कलर होगा और सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा? सबसे नीचे कौन सा कलर होगा और सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा? ये देखो, ये व्हाइट लाइट, ठीक है? तो वो तो सारे कलर डेविएट होंगे। अब सबसे नीचे और सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा तो मैं बताता हूं तेरे को, सुनना। अब व्हाइट लाइट जब यहां से आ जाएगी तो मैं बोलता हूं अंदर वाला म्यू, बाहर तो एयर है वैक्यूम में सबका म्यू है, अंदर वाला म्यू मैं बोलता हूं रेड के लिए मिनिमम होगा, वॉयलेट के लिए मैक्सिमम होगा, और जिसके लिए अच्छा बाहर वाली कैलकुलेशन फिक्स है,
ये कैलकुलेशन, यह बाहर वाला म्यू sin थीटा फिक्स, ये बाहर वाला फिक्स है म्यू sin थीटा। अब अंदर जैसे जैसे इसका म्यू जाता है तो एंगल सबसे कम होगा। ए वॉयलेट का, तो मैं बोलता हूं वॉयलेट कलर सबसे नीचे होगा, रेड सबसे ऊपर होगा, तो रेड कलर सबसे ऊपर होगा और वॉयलेट सबसे नीचे है। इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब क्या होता है, जब ये लाइट का डिस्पर्शन होगा तो ये पूरा एंगल में फैल जाएगी। कल बात करेंगे इसकी। ये बोलते हैं इसको एंगुलर डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर। ये होता है एंगुलर डिस्पर्शन, ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है ये एंगल। और ये होती है डिस्पर्सिव पावर, है ना। और ये होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किसको बोलते हैं? रेड कम डेविएट हुई, वॉयलेट ज्यादा हुई, तो सब अलग अलग डेविएट हो रही है, समझ गए? तो अपन मीन कलर येलो को लेते हैं, तो इसको लेते हैं मीन कलर, मीन कलर येलो। क्यों येलो को लेते हैं सर? क्योंकि म्यू येलो इज म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। वैसे कलर में बीच में तो ग्रीन आता है, लेकिन अपन जो रिफ्रैक्शन के हिसाब से लेते हैं उसको येलो को अपन मीन कलर लेते हैं, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो कई बार वो रेड और वॉयलेट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, येलो का नहीं देगा, तो मैं एवरेज से निकाल दूंगा। कैसे? म्यू वी प्लस म्यू रेड डिवाइड बाय 2, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर। समझ गए सर? ये कर देंगे हम। तो कल इसके बात करेंगे अपन, कल डिस्पर्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और यहां से अपन आगे चलेंगे, ठीक है बेटा? इसके आगे कल बात करते हैं। धन्यवाद।